इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं और जो संख्या है वो भी फिलहाल बढ़ सकती है। पहाड़ों से बहकर आए मलबे में कई घर तबाह हो चुके हैं। पीएम मोदी ने उत्तरकाशी हादसे पर दुख जताया। उन्होंने पीड़ितों के प्रति संवेदना भी प्रकट की है। हादसे के बाद जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं और अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य आपदा परिचालन केंद्र में अधिकारियों के साथ बैठक की है और उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद स्थिति का जायजा भी लिया है। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि उत्तरकाशी में आई आपदा को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने अगले आदेश तक उत्तरकाशी जिले में 3 IAS अधिकारियों को तैनात किया है। सरकार ने एक आदेश में कहा है कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखंड भटवाड़ी के ग्राम धराली क्षेत्र में 5 अगस्त को बादल फटने से आई प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत आपदा प्रभावित क्षेत्र में यचाय और राहत कार्यों में जिला प्रशासन को साथ समन्वय स्थापित करने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को तत्कालीन प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक जनपद उत्तरकाशी में तैनात किया जाता है और वो अधिकारी हैं अभिषेक सहेला IAS 2015, मेहरबान सिंह बिष्ट IAS 2016, गौरव कुमार IAS हैं 2017। तीनों अधिकारी आयुक्त गढ़वाल के नियंत्रण और दिशा निर्देशों में काम करेंगे। अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल जनपद उत्तरकाशी के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर में करीब 2 बजे NDRF और SDMA और न्यूज के माध्यम से मिली 3 टीमें मनेरा, बरकोट और देहरादून से रवाना की गई। देहरादून एयरपोर्ट पर 2 टीमें हैं। बाई रोड टीम का मूवमेंट हुआ है। आर्मी, BRO, SDRF और स्थानीय प्रशासन ने जो वहां पहुंचकर कार्रवाई कर रहे हैं, सभी एजेंसी को मिलकर काम कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने पूरी जानकारी फिलहाल दी है। 40-50 घर इस त्रासदी की चपेट में है और 40-50 लोग घायल हैं और 4-5 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी तक पूरी जानकारी आने बाकी है। हमारा आकलन जारी है। मलबा गीला होता है, अंदर नहीं जा सकते। रेस्क्यू करने वालों को खुद को सेव करना होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अभय कैंतुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, जो उत्तरकाशी में आज की तस्वीरें देखने को मिली, बादल फटने से जिस तरह की तबाही वहां पर आई, जिस तरह का मंजर देखने को मिला, सभी जो राहत बचाव दल है वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और जो अभी बैठक हुई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, किन बातों को लेकर बैठक हुई, आगे की क्या कुछ रणनीति है? तो अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस तरीके से आज उत्तरकाशी में भारी तबाही का मंजर देखने को मिला, कह सकते हैं कि कुदरत का कहर उत्तरकाशी में बरपा है। और तस्वीरों में जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि घर ताश के पत्तों की तरह बह गए। अचानक से पानी का सैलाब आता है और उस सैलाब में घर भी बह जाते हैं, जो लोग बाहर थे वो भी बह जाते हैं। अभी क्या कुछ संख्या है वो भी जानना बाकी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, जिस तरीके से तबाही का मंजर देखने को मिला है, उत्तरकाशी में जो प्राकृतिक आपदा आई है, कुदरत का कहर बरपा है, अब CM धामी ने बैठक की है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, क्या कुछ आगे की रणनीति तैयार की गई है? बिल्कुल, उस पर ये कहा जा सकता है कि जो उत्तरकाशी के थराली क्षेत्र में जो आपदा इस समय आई है, भीषण जो आपदा वहां पर आई है,
उसमें राहत बचाव कामों को और तेज करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में कह सकते हैं कि हैदराबाद का दौरा बीच में निरस्त करते ही यहाँ देहरादून पहुंचे। आपदा कंट्रोल रूम में आपदा अधिकारियों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ वो बैठक यहाँ पर कर रहे हैं। जो उत्तरकाशी के हालात है, उन हालातों को जानने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जो क्षेत्रीय जो विधायक है, गंगोत्री के जो विधायक है सुरेश चौहान, उनसे बातचीत वहाँ पर करी है। जो आपदा राहत बचाव कामों में जो टीमें वहाँ पर लगी है, उनकी स्थिति को जानने का काम वहाँ पर क्या कि किस प्रकार से राहत बचाव के काम वहाँ पर चल रहे हैं। और साथ ही ये कहा, साफ तौर पर ये निर्देश यहाँ पर दिए गए कि किसी भी प्रकार से राहत बचाव के कामों में कोई ढिलाई ना यहाँ पर बरती जाए, त्वरित गति से राहत बचाव के काम यहाँ पर किए जाए। लेकिन जिस प्रकार से भीषण आपदा उस क्षेत्र में आई है, ऐसे में कहा जा सकता है कि नुकसान जो हुआ, उस नुकसान के आकलन या उसकी वस्तुस्थिति को जानना के लिए अभी समय और यहाँ पर लग रहा है। यानी कितने लोग हताहत यहाँ पर हुए हैं, कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। क्योंकि तस्वीरों में जिस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग भागकर अपनी जान यहाँ पर बचा रहे हैं। पूरा बाजार ये कह सकते हैं कि नदी की चपेट में यहाँ पर आ गया था। उसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ उसको अभी पूरी तरीके से उसका आकलन करने में समय यहाँ पर लग सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश यहाँ पर दे दिए गए कि जो राहत बचाव के काम है उनको त्वरित गति से यहाँ पर किया जाए। और इसके लिए अगर केंद्र सरकार से मदद की भी आवश्यकता भी है तो फिर उसको पूरा करने का काम यहाँ पर किया जा सके। ये कह सकते हैं कि केंद्र ने भी राज्य की जो मांग है, उस मांग पर 2 MI हेलीकॉप्टर और 1 चिनूक हेलीकॉप्टर को उत्तराखंड भेजने का निर्णय यहाँ पर लिया। उनके माध्यम से भी राहत बचाव काम यहाँ पर किए जाएंगे। जो अभी तक रेस्क्यू वहाँ पर किए गए, कह सकते हैं कि लगभग 10 लोगों से ज्यादा अभी तक वहाँ पर रेस्क्यू किया जा चुका है। जो लोग इस समय आपदा की जद में जो उस समय आए थे, जो बाहर किनारों पर थे, जो बचने की स्थिति, उनको रेस्क्यू यहाँ पर किया गया। लेकिन अभी बाजार में कितना और मलबा वहाँ पर है, उसके कितने लोग उसके नीचे दबे हैं, इसका अंदाजा अभी तक लगाना बड़ा मुश्किल यहाँ पर कहा जा सकता है। कुछ आवासीय भवन ये कह सकते हैं कि लगभग 15 के करीब आवासीय भवनों को यहाँ पर क्षतिग्रस्त होने का यहाँ पर बताया गया है। 6 से 7 होम स्टे यहाँ पर बताए गए जो उसकी जद में, फ्लड की जद में यहाँ पर आए। लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा यहाँ पर हुआ। इसीलिए ये कह सकते हैं कि राहत बचाव को और करने में भी थोड़ा समय और यहाँ पर लग रहा है। लेकिन SDRF, स्थानीय पुलिस और एनडीआरएफ जो टीमें हैं वो वहाँ पर लगी हुई है। केंद्र की तरफ से कुछ और टीमों को भेजने का काम यहाँ पर किया गया। लेकिन जिस त्वरित गति से स्थानीय पुलिस ने और SDRF ने जो तत्परता वहाँ पर दिखाई है, उसको देखते हुए कह सकते हैं कि जो राहत बचाव के काम है वो तेज गति से वहाँ पर हो रहे हैं। और आने वाले समय में कुछ और बड़ी राहत देने वाली खबरें भी यहाँ पर मिल सकती है। जी बिल्कुल अभय। और जब बादल फटने की घटना सामने आई, उसके बाद मुख्यमंत्री धामी का एक बयान सामने आता है। वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं को कोई नहीं रोक सकता। और ये बात हकीकत भी है कि प्राकृतिक आपदाओं को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कुछ सवाल ये भी हैं कि जब पहले से पता था कि नदी नाले उफान पर हैं और जो निचले इलाके हैं, क्या वहां पर किसी तरह का अलर्ट प्रशासन की तरफ से पहले से नहीं दिया जा रहा था? क्या कुछ वजह रही? देखिए, पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि पूरे जनपद में क्या, इस समय पूरे उत्तराखंड में जो बारिश की जो स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए कह सकते हैं कि आपदा का आने की संभावना यहाँ पर जरूर थी। एहतियात के तौर पर कह सकते हैं कि आज पूरे जनपद, चाहे उत्तरकाशी का हो जनपद हो, वहाँ पर आज एक दिन के स्कूलों को बंद रखने का निर्णय यहाँ पर लिया गया था। लेकिन जो संभावनाएं जताई गई थी कि नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है, उसमें बादल फटने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके की घटना अचानक यहाँ पर घटी है, ये कह सकते हैं कि उत्तरकाशी क्षेत्र में ही एक के बाद एक 3 ऐसे जगहों पर बादल फटने की सूचना यहाँ पर मिली है, जिसके चलते राहत बचाव कामों को और विस्तृत रूप देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये कह सकते हैं कि थरावे बाजार पे तो ये पूरी घटना यहाँ पर घटी थी, जिसमें बादल फटने से जो खीर गंगा का जो जलस्तर है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ा था। उस पूरे फ्लड में पूरा बाजार उसकी चपेट में यहाँ पर आ गया था। उसके बाद जो हर्सिल का जो आर्मी का जो बेस कैंप है, उसको ऊपर उसकी चोटी पर भी बादल फटने की सूचना मिली थी और वहां से भी नुकसान होने की सूचना यहाँ पर मिली है। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि जो अवाना यानी उत्तरकाशी से पहले एक सूखी टॉप जो जगह पर थे, वहां पर भी बादल फटने की सूचना यहाँ पर आई है, जिसके चलते जो नेशनल हाईवे है वो वहां पर पूरी तरीके से अवरुद्ध यहाँ पर हो गया। तो कह सकते हैं कि राहत बचाव के काम तो युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन उत्तराखंड में जो लगातार आसमान से जो बारिश बरस रही है, ये आफत की बारिश बनकर सामने आ पा रही है। और अभी भी ये कह सकते हैं कि मौसम में जिस प्रकार से बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो बारिश हो रही है वो राहत बचाव कामों में बाधा बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अभय। और जिस तरीके से ये आफत की बारिश उत्तराखंड में फिलहाल बरप रही है और 163 सड़कों से ज्यादा
सड़कें बंद हो चुकी हैं, जो आवागमन है वो भी पूरी तरीके से बाधित है। अभी अगर आपकी नज़र में जो निचले इलाके हैं, कहां पर सरकार को थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए? क्योंकि आज हमारे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे थे, उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही कि जो जहां पर ये बादल फटने की घटना सामने आई है, हम लोगों को पहले से ही अलर्ट कर रहे थे, लेकिन लोग आखिर क्यों अपना घर छोड़कर नहीं जा रहे थे? क्या कुछ वजह रही? ये भी सबसे बड़ी बात है। लेकिन निचले इलाकों में पानी भरने की संभावना तो पहले से ही ज्यादा रहती है। देखिए, ये कह सकते हैं कि जो खीर गंगा यानी जो धराली का जो बाजार था, उसके बाद जो खीर गंगा जो नदी आती है, उसमें इसको गाढ़ गड्ढे का रूप यहाँ पर कहा जा सकता है। जैसे बरसाती नदियां इन्हें कहा जाता है, जो नदियों की सहायक नदियों के रूप में यहाँ पर काम करती है। इतनी उम्मीद वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को नहीं थी कि इस प्रकार से बादल फटकर नदी का जलस्तर इस रूप वहाँ पर बढ़ने लगेगा। और जिस प्रकार से नदी ने अपना रास्ता बदल कर बाजार की तरफ रुख करने का काम वहाँ पर किया, तो उससे ये आपदा और बड़ी यहाँ पर हुई है। और इसके अलावा अब ये कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में जो नदियों के जो निचले इलाके हैं, जहाँ पर जलस्तर बढ़ने से खतरा ज्यादा हो सकता है, वहाँ पर लोगों को लगातार चेतावनी देने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। ऐसे स्थान जो सुरक्षित नहीं है, उन स्थानों से जनता को हटाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। उत्तरकाशी जनपद में भी लगातार जो नदियों के किनारे जो बस्तियां या जो लोग रहते हैं, उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए चेतावनी वहाँ पर दी जा रही है। और कोशिश यही है कि जो जनता है वो ऐसी जगहों पर ना जाए। जनता से भी जागरूक होने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से बारिश यहाँ पर बढ़ रही है, वो आफत की बारिश है और ये बड़ा नुकसान उत्तराखंड के लिए बड़े जख्म देने का काम यहाँ पर कर रही है। जी बिल्कुल अभय, क्योंकि अभी कई आईएएस अधिकारियों को भी मैदान में उतारा गया है, उत्तरकाशी में उनको भेजा गया है, और जो आज बैठक हुई है उसको लेकर आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, और क्या कुछ अभी तक आंकड़ा सामने आया है कि कितने लोग अभी लापता हैं? देखिए, अभी तक कोई भी ऐसा एक आंकड़ा प्रशासन की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से नहीं दिया गया कि कितने लोग हताहत यहाँ पर हुए, कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ, कितने लोग मिसिंग है, उसकी जानकारी अभी तक यहाँ पर नहीं दी गई है। क्योंकि जिस प्रकार से स्थितियां वहाँ पर बनी है, एक तो जो लगातार बारिश उस क्षेत्र में हो रही है, उससे आपदा राहत के कामों में या जो टीमें वहाँ पर जुटी है, उनके सामने बाधा ये बारिश बनती हुई नजर आ रही है। दूसरा, जिस प्रकार से मलबा वहाँ पर आया है, यानी जो नदी का जो मलबा वहाँ पर आया, वो बड़ा भयानक मलबा वहाँ पे कह सकते हैं। लगभग 10 से 15 मीटर ऊंचा एक मोटी परत मलबे की वहाँ पर जमी हुई है। तो ऐसे में कहना अभी जल्दबाजी होगी कि कितने लोग हताहत यहाँ पर हैं। लेकिन जिला प्रशासन उन सब चीजों की जानकारी जुटाने में वहाँ पर जुटा हुआ है और सबकी जानकारी लेने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को यहाँ पर निर्देशित किया गया और यही वजह कि शासन ने 3 आईएएस अधिकारियों को वहाँ पर तैनात किया है, जो राहत बचाव के कामों को वहाँ पर देखेंगे। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाने का भी काम वहाँ पर करेंगे। जी बिल्कुल अभय, और साथ में चारधाम यात्रा भी उत्तराखंड में चल रही है, तो कितना कुछ प्रभाव चारधाम यात्रा पर पड़ सकता है? देखिए, जिस प्रकार से यात्रा इस समय चल रही है, तो ये कहा जा सकता है कि यात्रा को तो अभी प्रभावित रोकने का काम यहाँ पर नहीं किया गया। लेकिन जहाँ पर बारिश हो रही है, तो ऐसे में उन सभी यात्रियों को जो इस समय चारधाम यात्रा पर आए, उनको सुरक्षित स्थानों पर रुकने के लिए कहा जा रहा है। जैसे ही मौसम साफ होता है या बारिश रुकती है, उसके बाद इन यात्रियों को अगले पड़ावों पर भेजने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार प्रशासन एहतियात बरतने के लिए यहाँ पर कहता हुआ नजर आ रहा है। चारधाम यात्रा पर खासतौर पर एहतियात बरतने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन लगातार हो रही बारिश उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि अपना असर यहाँ पर दिखाती हुई नजर आ रही है, कहर बरपाती हुई नजर आ रही है, और ये बड़ा नुकसानदायक इस समय साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से उत्तरकाशी में कुदरत का कहर देखने को मिला है, 4-5 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है और 50 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि ये जो आंकड़ा है, अब ये आंकड़ा जो जारी किया गया है वो और भी संख्या इसकी बढ़ सकती है, क्योंकि जो लोग लापता है उनका आंकड़ा आना अभी बाकी है। लेकिन जिस तरीके से एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगातार कार्य कर रही हैं, ठीक है, साफ तौर पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी राहत बचाव कार्य शुरू किया जाए। और आज जो राहत दल की टीमें थी वो तुरंत की तुरंत मौके पर पहुंची। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में जो नज़ारा है काफ़ी ज़्यादा भयभीत करने वाला है। जिस तरीके से पानी का सैलाब अचानक से इस इलाके में आ जाता है और घरों को पत्तों की तरह बिखेर देता है। जो लोग घरों के बाहर थे उनको भी बहाकर ले जाता है। तो 4-5 लोगों की मौत की पुष्टि फिलहाल हो चुकी है
50 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। सीएम धामी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। क्या कुछ स्थिति बनी हुई है उसका भी अधिकारियों से जायजा लेने के लिए कहा जा रहा है। पल पल की खबर सीएम धामी खुद ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार सीएम धामी से संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से बात करके वहां का हाल जाना, क्या कुछ फिलहाल की स्थिति है और जो पीड़ित हैं उनके प्रति भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। अब क्या कुछ युद्ध स्तर पर काम चल रहा है वो साफ तौर पर जिस तरीके से सीएम धामी ने अभी अधिकारियों के साथ बैठक की, बैठक में उन्होंने साफ तौर पर सभी को निर्देश दिए। तो उत्तरकाशी में खौफनाक मंजर देखने को मिला है। जिस तरीके से बादल फटा और बादल फटने से इतनी बड़ी घटना सामने आई। हालांकि 1980 से लेकर और अभी तक के जो आंकड़े हैं, काफ़ी ऐसी बड़ी घटनाएं रही जब उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बनी। अगर हम 2013 की बात करें तो केदारनाथ में भी प्रलय देखने को मिली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अब्दुल नबी हसन हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अब्दुल, क्या कुछ फिलहाल ज्यादा जानकारी आपको मिल पा रही है? लेकिन जिस तरीके से उत्तरकाशी में बादल फटने से ये बड़ी घटना सामने आई है और जो अभी तक के आंकड़े सामने आए हैं कि 4-5 लोगों की मौत हो चुकी है और काफी लोग लापता बताए जा रहे हैं। सीएम धामी ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की। क्या कुछ मंथन हुआ और आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? जाहिर तौर पर ये दर्शा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को लेकर, अपनी जनता को लेकर कितना सजग हैं, कितना गंभीर हैं। और यही कारण है कि जब उनको इस बात की पता चला कि यहाँ धराली में एकाएक बादल फटने से आपदा आई है, तो उन्होंने तुरंत इसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू करवा दिए थे, टीम्स भेज दी थी। फिर गृह मंत्री ने भी बाकायदा फ़ोन पर बातचीत की और उसके बाद जैसे जैसे वहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से चीज़ों को देखा गया, उसके बाद अब से कुछ देर पहले हम पिछले आधे घंटे से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वो मीटिंग दरअसल दिखा भी रहे हैं। इंडिया वॉइस लगातार दिखा रहा था कि कैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बाकायदा फ़ोन पर बातचीत भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या कुछ वहाँ पर सिचुएशन इस समय है। और अभी का अगर देखा जाए तकरीबन जो आंकड़े अभी निकलकर सामने हैं, तकरीबन 70 से 80 लोगों को वहां पर रेस्क्यू भी कर लिया गया है। और धराली का जो क्षेत्र है उसको भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो वहां पर भी ये चीजें समझ में आती हैं कि जो धराली का क्षेत्र है वहां पर ज्यादातर होम स्टे हैं। लोग बाग जो बाहर से आते हैं वहां पर स्टे करते हैं। और इसके साथ ही साथ भागीरथ नदी है, खीर गड़ी नदी है, एक तरीके से उसको वहां की भाषा में खीलगढ़ नाला कहा जाता है, जहां से वो पानी का फ्लो लगातार आता है। और यही कारण है कि पीछे जब एकाएक बादल फटा तो पीछे जो पहाड़ी का क्षेत्र था वहाँ का मलबा सीधे आगे आकर खीरगढ़ जो नाला है वहाँ से होता हुआ दरअसल आया। वो मैं कुछ मैप के ज़रिए, गूगल मैप के ज़रिए वो अपने दर्शकों को हम समझा भी देते हैं, बता भी देते हैं कि कैसे एक तरीके से वो पूरी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल, ज़रा आप ये देख सकते हैं कि ये अगर हम तस्वीरों में देखें, हमारे दर्शक अगर देख पा रहे होंगे तो ये दरअसल खीरगढ़ नदी है एक तरीके से, जिसको नाला कहते हैं। यहाँ ये पूरा क्षेत्र जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ से ही दरअसल बादल फटा तो ये खीरगढ़ नाला है, यहाँ से पानी का फ्लो होता है। और ये जब फ्लो हुआ, आप ये देखेंगे ये पूरा रिहायशी इलाका है, ये पूरा रिहायशी इलाका है अगर हम देखें। और इसको यहाँ से पानी का फ्लो सीधे तकरीबन 43 किलोमीटर पर प्रति घंटे के रफ्तार से, 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ से पानी जा रहा था और जो बहता हुआ नजर आया। लेकिन जो फ्लो है दरअसल यहाँ से इस फ्लो यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन
जब पानी का फ्लो सीधे मलबे के साथ यहाँ से ना होकर वो सीधे इधर गया है। उसने जो ये रिहायशी इलाके हैं इनको निशाना बनाया है। आप ये देख सकते हैं। हालांकि ये जो इलाके हैं ये ज़्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं, ये अच्छी भी बात है, लेकिन ये ज़्यादातर होम स्टे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि ये जैसे खीलगढ़ जो नाले की जिक्र कर रहे हैं, और इसके अलावा अगर आप इधर नज़र डालेंगे तो उत्तर काशी की गंगोत्री ये रोड है, ये काशी होम स्टे हैं। आप देख सकते हैं ना, ज़्यादातर होम स्टे आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से पानी का फ्लो 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इधर आता है और यहाँ पर पूरी तबाही मचाता है। ये भी आप ऊपर वाले का, भगवान का शुक्र अदा कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर भी कोई रिहायशी इलाका नहीं है। ये पूरा का पूरा एरिया दरअसल यहाँ पूरे आपको जंगल नजर आ रहे हैं और यहाँ आपको नजर आती हैं चीजें। और इसके अलावा अब आप इधर देखेंगे, ये भागीरथी रिवर है, यानी कि भागीरथी नदी है। अब्दुल मैं आपको फिलहाल रोकना चाहूंगा। सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो आपको सुना देते हैं। जैसे आवश्यकता होगी वैसे आवश्यकता करेंगे और मुआवजा इत्यादि की भी कार्रवाई मुआवजा उसके लोग बांटेंगे। और स्कूल कॉलेज सब जो है छुट्टी कर दी गई है यहाँ से, उसके आदेश निकाल दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त आपको अगर कुछ लगता है तो आप बताइए। बचाना है, सुरक्षित निकालना है। आपदा तो हमारे हाथ में नहीं है, हम सब एक आपदा प्राकृतिक है, लेकिन उसके बाद कोई रिस्पॉन्स करना, सब लोगों को बचाना, एक आदमी को बाहर निकालना हम सबकी जिम्मेदारी है, वो हमारी सेवा निकालनी है। बिल्कुल अब्दुल, और जिस तरीके से अभी सीएम धामी जो पत्रकार बंधु हैं उनसे बात करते हुए भी नजर आ रहे थे, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो प्राकृतिक आपदा है उसमें बचाव दल लगे हुए हैं और सबसे बड़ी और सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि लोगों को जल्द से जल्द वहां से निकाला जा सके। अब्दुल हाँ, जाहिर है, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग के बाद जाहिर तौर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये दर्शाता भी है कि देखिए उनके आप फेस को रीड कर सकते हैं, आप उनकी जो एक तरीके से अपीयरेंस है उसको देख सकते हैं कि वो कितने गंभीर नज़र आ रहे हैं। और ये चीज़ें अपने आप में दर्शा रही हैं कि देखिए एक 2013 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो हादसा हमने देखा था जब बादल फटा था, और उसके बाद भी पूरी तरीके से तबाही का मंजर हमें देखने को मिला था। एक आज की तारीख में ये एक बार फिर बादल फटने से तबाही का मंजर है। बहुत सारे सवाल भी उठते हैं, लेकिन इस समय सवालों के इतर हमें ये चीज़ें देखना है कि प्रशासन और सरकार किस तरीके से सतर्कता बरते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, क्योंकि जैसा कि हम बता रहे थे कि पूरा का पूरा जो रेसिडेंशियल एक तरीके से आप कह सकते हैं, होम स्टे कह सकते हैं, लोग बाहर से आते हैं वहाँ पर स्टे करने पहुँचे थे, वो पूरा का पूरा एरिया दरअसल उसकी चपेट में आ गया है। 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कोई बहाव तेजी से आ रहा है पानी का, तो वो अपने आप में ही आप समझ सकते हैं। और कहां से आ रहा है, तकरीबन 12,600, तकरीबन 12,500 फीट की ऊंचाई से, जो धराली एक तरीके से है उसका क्षेत्र तकरीबन वो अगर देखा जाए 12,600 फीट की ऊंचाई से वो पानी आ रहा है। वो अपने आप में आप देख सकते हैं कि कितना बहाव होता है, कितना तेज़ होता है। हालांकि आंकड़े जो अभी निकलकर सामने आए हैं वो कितने निकलकर सामने आए, क्योंकि जाहिर है जब रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है तो आने वाले समय में आंकड़ों में तब्दीली होगी, और शायद यही कारण है कि अभी भी कोई भी स्पष्ट आंकड़े नहीं सामने आए हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि जो आसपास के लोग थे, तमाम NDRF की टीम हो और CISF के जवान हो, तमाम जो लोग हैं वो युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तकरीबन 70 से 80 लोगों को बाहर भी निकाला गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है, ये जानकारी भी निकलती हुई सामने आई है। इसके अलावा देखिए
एक और चीज़ देखने को मिलती है, जो भागीरथी नदी है वहाँ का जो जल स्तर है वो एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आता है। ये भी एक वजह थी कि वो फ्लो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था। 12,500 फीट की ऊंचाई से जब पानी का फ्लो आएगा तो निश्चित तौर पर वो अपने आप में ही कितना तेज़ फ्लो होगा, 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और उसके अलावा एक और चीज़ है, जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो दरअसल हर्षिल हेलीपैड है पास में ही मौजूद है। वहाँ पर जल्द से जल्द वहाँ पर उस हेलीपैड पर रेस्क्यू टीम्स को पहुँचाया जा रहा है। हर्षिल हेलीपैड से ही ये लोग धराई तक आ रहे हैं, खीर गढ़ नाले तक आ रहे हैं, जहां पर पूरा रिहायशी इलाका है वहां तक आ रहे हैं और वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। और शायद यही कारण है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मीटिंग अभी कर रहे थे ना पुष्पेंद्र, वो दरअसल उन लोगों से बातचीत कर रहे थे कि वहां पर क्या सिचुएशन है, वहां पर स्थिति अभी कैसी है, क्या वहां पर नज़र बनाए हुए हैं, कितने लोगों को और रेस्क्यू किया जा सकता है, कौन कितने गंभीर स्थिति में है, जो रिहायशी इलाके हैं उनमें कितने ऐसे रिहायशी इलाके हैं जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कौन से ऐसे हैं जिनको कम नुकसान हुआ है। तमाम तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि जो होम स्टेज हैं वहाँ पर उनमें भी बहुत सारे, क्योंकि जैसा कि अभी हम जो गूगल मैप के ज़रिए दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो फ्लो था पानी का, दरअसल जो नाला है, जो नदी है खीरगढ़ की, वो जाती है इस फ्लो में, लेकिन जो पानी का बहाव था वो बहुत तेज़ था, इसीलिए वो उस फ्लो में ना जाके वो लेफ्ट की ओर चली गई, जहाँ पर बहुत ज़्यादा घर थे वो उधर चली गई। हालांकि उसमें भी कुछ घर इसकी जद में आ गए तकरीबन, अगर अंदाज़ा लगाया जाए, क्योंकि जो वहाँ पर हम मैप के ज़रिए और जो लोगों की तरफ से जो आंकड़े निकल के आए, तकरीबन 20 से 25 ऐसे घर हैं जो पूरी तरीके से जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और 8 से 10 ऐसे घर हैं जो होम स्टेज हैं जिनको कम नुकसान हुआ है। अगर 20 से 25 घरों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तो आप अपने आप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि होम स्टेज में कितने लोग वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर रिहायशी लोग हैं। कुछ ऐसी वीडियोस भी निकल कर सामने आ रही हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो निश्चित तौर पर हमें थोड़ा वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, आंकड़े क्या कुछ फाइनल आते हैं वो ज़रूर देखना होगा, लेकिन हम उम्मीद यही करेंगे कि ज़्यादा तबाही का मंजर ना देखने को मिले। जो रेस्क्यू टीम है वो युद्ध स्तर पर अपना कार्य और तेज़ी से करे और जल्द से जल्द जो भी वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। ये हम और आप सब लोग यही दुआ यही प्रे करेंगे। बिल्कुल अब्दुल, और अगर हम उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को समझने की कोशिश करें, क्योंकि फिलहाल मानसून का सीजन चल रहा है, जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है उत्तराखंड के अंदर, 163 से ज़्यादा सड़कें बिल्कुल खराब हो चुकी हैं, भूस्खलन जैसी घटनाएं, नदी नाले उफान पर, इस तरह की घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। और सीएम धामी ने आज खुद ये बात कही कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं हम उनको नहीं रोक सकते, और हकीकत भी है कि उनको कोई भी सरकार नहीं रोक सकती। लेकिन अगर फिर भी हम भौगोलिक की स्थिति की बात करें तो जो निचले इलाके हैं उत्तराखंड के, तो वहाँ पर पहले से ही जो अलर्ट है वो भी जारी किए जा रहे हैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से कि भैया सुरक्षित स्थान पर आप पहुँच जाइए। लेकिन फिर भी ये घटना देखने को मिली, और जो होम स्टे आप बता रहे थे कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले जो बीजेपी के प्रवक्ता थे उनसे भी बात की जा रही थी, वो भी बता रहे थे कि हम पहले से ही लोगों को अलर्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ से होता है कि कुछ लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। तो क्या कुछ रीज़न रहा होगा? काफ़ी भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। नहीं, जाहिर है, देखिए भौगोलिक स्थिति का अगर जिक्र करें, जो आप भी बता रहे हैं, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, पहाड़ी क्षेत्र है। अब जब बारिश बेतहाशा होती है, बेनतहा होती है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर स्थितियाँ ऐसी होती हैं, और ये हमने साल दर साल देखा भी है। समय दर समय हमने ऐसा देखा है कि वहाँ उत्तराखंड के भीतर कोई ना कोई ऐसा हादसा देखने को मिल जाता है। हालांकि प्रशासन उसको लेकर अलर्ट रहता है, प्रशासन अपनी तरफ से कार्य करता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा से कैसे निपटा जाए उसको लेकर भी जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर तमाम उनके आला अधिकारी हों, उनके साथ मीटिंग्स को लेकर प्राकृतिक आपदा से पहले किस तरह के इंतजाम करने हैं, बंदोबस्त करने हैं, उसको लेकर भी कार्य किए जाते रहे हैं। और उन्हीं में ही एक कार्य आता है कि आप अपने जो रिहायशी इलाके हैं उनको आप अलर्ट कर दीजिए कि ये महीना है
इस महीने की इस तारीख से इस तारीख तक हैवी रेनफॉल की आशंका यहाँ पर होगी। रेड अलर्ट इसीलिए जारी कर दिया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेन की आशंका होती है। उसके अलावा जहाँ पर कम आशंका होती है वहाँ पर येलो अलर्ट जारी कर दिया जाता है, फिर ग्रीन अलर्ट भी जारी किया जाता है। वो दरअसल इसी बिहाफ पे ही जारी किए जाते हैं कि रेड अलर्ट का मतलब है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, नुकसान हो सकता है। तो जो भी आसपास जैसे भगीरथी नदी है उसके नज़दीक में ही ये होम स्टेज बने हुए हैं। ये इसलिए भी यहाँ पर होम स्टेज बनाए जाते हैं ताकि यहाँ से लोगों को व्यू अच्छा मिले, क्योंकि जाहिर तौर पर प्राकृतिक सुंदरता भी लोगों को देखनी है। लोग बहुत दूर दूर से उत्तराखंड में जाते हैं। एक तो जाहिर है देवभूमि है, वहाँ पर अलग अलग तरीके से लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। दूसरी चीज़, उत्तराखंड में जिस तरह से जो सुंदरता प्राकृतिक देखने को मिलती है उस लिहाज से भी होम स्टेज ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जहां पर एक अच्छा सा व्यू देखने को मिल जाए, एक अच्छे से वहां पर कैप्चर लोग कर सकें, अपनी मेमोरीज कैप्चर कर सकें, और शायद यही वजह है। लेकिन जब आपको रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है तब इन होम स्टेज जो आसपास नदियों के जो भी बने रहते हैं, रिहायशी इलाके हों या फिर वो कमर्शियल क्षेत्र हों, उनको ये कह दिया जाता है कि आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाइए। दूसरी चीज़ ये होती है जो कमर्शियल एरियाज हैं, जैसे होम स्टे हैं, होटल्स हैं, उनको पता है कि हाँ ठीक है ये हर साल अलर्ट होता है, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं होता है कि अलर्ट सिर्फ बारिश का नहीं होता है, वो आपकी जान और माल का भी हो सकता है। जैसे कि ये प्राकृतिक आपदा आई, किसी को ये नहीं पता था कि बादल फट जाएगा और बादल फटने से एकाएक इस तरह की तबाही आ जाएगी। और शायद यही कारण है कि उत्तराखंड की सरकार और प्रशासन ने पहले से अलर्ट किया था कि हैवी रेनफॉल होगा तो आप लोग यहाँ से ज़रा सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए। लेकिन यहाँ पर लोग निश्चित तौर पर जो बिजनेस है, बिजनेस के को लेकर ही शायद यहाँ से लोग नहीं गए होंगे और अब उनको इस तरह का सामना करना पड़ा है। इस प्राकृतिक आपदा से कई लोगों की जानें भी गई हैं और कई लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया वॉइस भी लगातार ये लोगों को संदेश देता रहा है, ये आग्रह भी करता रहा है कि अगर प्रशासन की तरफ से कोई भी अलर्ट अगर जारी किया गया है, आपकी वो भलाई के लिए ही होता है, तो उसको ज़रूर आप लोग सीरियसली लेकर चीज़ों को आप सुरक्षित स्थानों पर जाकर बेहतर कर सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं, माल बचा सकते हैं। और सिर्फ ये उत्तराखंड नहीं, तमाम अलग अलग जो क्षेत्र हैं जहां पर बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं समय समय पर, वहां पर इस तरह के रेड अलर्ट जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो आप कह रहे थे कि क्या वजह हो सकती है, जाहिर तौर पर एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि उन्होंने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया कि रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों ने, प्रशासन ने उनको कहा गया है, क्योंकि उनको पता है कि हर साल ऐसी स्थिति आती है, लेकिन ये नहीं पता था कि इस तरह की भी आपदा आ सकती है, प्राकृतिक आपदा आ सकती है जिसमें उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। यही एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि भागीरथी नदी सामने आपको नज़र आती है, ऊपर पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है, और आपका जब पहाड़ों से मलबा पूरी तरीके से आएगा, मलबा निश्चित तौर पर आपका पूरा घर लेकर चला जाएगा, आपका पूरा क्षेत्र लेकर चला जाएगा। पानी में बहुत ताकत होती है, जैसा कि हमें और आपको पता है, पानी आपको जीवन भी देता है और पानी ही आपका जीवन ले भी सकता है, क्योंकि पानी में वो ताकत है, पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है। और शायद यही कारण है कि पानी से लोगों को बचना भी चाहिए, जिस तरह से इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन अभी इस समय की स्थिति ये है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सभी इस स्थिति को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री इसको लेकर मीटिंग्स दर मीटिंग कर रहे हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आता है। पुष्कर, बिल्कुल अब्दुल, और एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो जाता है कि प्रशासन और राहत बचाव दल को कितनी मुश्किलें, कितनी चुनौती यहाँ पर आने वाली है, क्योंकि फिलहाल जो राहत बचाव दल है वो तो अपने काम में जुट भी चुका है, लेकिन जिस तरीके से हम दूसरी तरफ अगर देखें तो 163 सड़कें फिलहाल टूटी हुई हैं। मतलब ये भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दो गांव ऐसे भी होंगे जिनसे पूरी तरीके से संपर्क ठप हो गया होगा, तो वहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाना, वहाँ पर राशन पहुँचाना, तो कितनी बड़ी मुश्किलें यहाँ पर आ सकती है। बिल्कुल, देखिए जैसे जब भी कोई भी रेस्क्यू होता है, रेस्क्यू के लिए सबसे बड़ी मुसीबत हो जाती है रात का वक्त, क्योंकि रात के समय रेस्क्यू के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे रात बढ़ती है रेस्क्यू में उनको और ज़्यादा दिक्कतें आती हैं।
अब आप कह रहे हैं कि कैसे उनको राहत सामग्री पहुंचाना, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हरिद्वार रेलवे ट्रैक हो या फिर तमाम अलग अलग गांव हो, उनसे संपर्क टूट चुका है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हैं, बहुत ज़्यादा रूट ख़राब हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में अब रात में रेस्क्यू को किस तरह से मुकम्मल करना है, किस तरह से पूरा करना है, अब कल की सुबह तड़के तक क्या ये रेस्क्यू पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जो लोग लापता हैं वो मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जैसे कि बहाव था उसमें कहां से कहां तक चले गए हैं लोग, ये बड़ा सवाल हो जाता है। और शायद यही का कारण है कि गोताखोरों की मदद से, पूरी तरीके से फोर्सेस की मदद से, आप हेलीपैड में हेलीकॉप्टर्स की मदद से, चॉपर्स की मदद से आप पूरे एरियाज़ को आप छानबीन कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, आप तल तक जाएंगे, गहराई के तल तक भी जाएंगे नदी के, और भगीरथ नदी जो है वहाँ पर पूरी तरीके से मिल जाएगा जाके ना। तो अब रेस्क्यू के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। जाहिर तौर पर ये देखने वाली बात होगी कि ये कब तक पूरा हो सकता है, कब तक पूरा होगा, और निश्चित तौर पर उसकी भी अपडेट निश्चित तौर पर आ जाएगी जैसे जैसे क्लियरिटी निकलकर सामने आएगी। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर चीज़ें ख़राब हुई हैं, बहुत रिहायशी इलाके जो है वो इसकी जद में आए हैं। अब आंकड़ा क्या निकल कर सामने आएगा, क्योंकि अभी जो आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है 4 से 5, कोई 10 बता रहा है, लोगों की जान गई है, लेकिन अब ये आंकड़ा एक्चुअल में क्या होगा ये रेस्क्यू के बाद, क्योंकि लापता भी बहुत लोग बताए जा रहे हैं। 80 लोगों को तकरीबन रेस्क्यू कर लिया गया है अब तक, और भी लोगों को करने की कोशिश लगातार जारी है। ठीक है अब्दुल, ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरीके से उत्तरकाशी में कुदरत का कहर देखने को मिला है और जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान वहां पर हुआ है, लेकिन सीएम धामी ने बैठक की और बैठक में जो सभी अधिकारी हैं उनको निर्देश भी दिए, और सबसे बड़ी बात उन्होंने यही की कि सबसे बड़ी और सबसे जो पहली प्राथमिकता है वो हमारी यही है कि जो लोग लापता हुए हैं उनको जल्द से जल्द बचाया जा सके। लेकिन जो फिलहाल अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें और फिलहाल जो बारिश का कहर उत्तराखंड में बरप रहा है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उत्तराखंड को हुआ है। 163 सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, संपर्क टूट चुका है, और उनमें कई नेशनल हाईवे भी हैं। तो फिलहाल सीएम धामी ने जिस तरीके से सभी अधिकारियों के साथ बैठक की, और बैठक में उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए, और यही बात उन्होंने कही कि सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी यही है कि जो लोग लापता हुए हैं उनको जल्द से जल्द बचाया जा सके, और जो राहत बचाव दल है वो भी अपने काम में जुटे हुए हैं। युद्ध स्तर पर फिलहाल काम चल रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भयभीत करने वाली तस्वीरें हैं। किस तरीके से जो पानी का सैलाब है वो अचानक से आता है, और जो ये इलाका आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी तरीके से जो यहाँ पर घर बने हुए थे, स्टे होम बने हुए थे, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। जो लोग घरों से बाहर थे वो भी इस पानी में बह जाते हैं। फिलहाल जो आंकड़ा सामने आया है वो यही है कि 4-5 लोगों की मौत की पुष्टि फिलहाल की जा रही है, और कम से कम 40-50 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि राहत की खबर यह है कि जो राहत बचाव दल है उन्होंने कम से कम 70 लोगों का रेस्क्यू कर लिया है और उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन जो युद्ध स्तर पर फिलहाल काम चल रहा है, राहत बचाव दल लगातार काम करने में जुटा हुआ है, और ये कार्य कब तक जारी रहेगा इसको लेकर भी अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि रात का समय हो चला है, और रात के समय में किस तरीके से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा ये भी सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि रात के समय में किस तरीके से वो सर्च ऑपरेशन चलाएंगे, उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किलें इसी को लेकर खड़े होने वाली हैं। लेकिन जिस तरीके से साफ तौर पर लगातार बैठकें की जा रही हैं, और प्रधानमंत्री ने खुद इस घटना को लेकर दुख प्रकट किया है, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगातार फ़ोन पर सीएम धामी से संपर्क किया, उनसे
पूरे मामले की जानकारी ली कि क्या कुछ हुआ है और अब तक जो राहत मिली है वो राहत की खबर आखिर क्या कुछ है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से सीएम धामी का बयान सामने आया घटना होने के बाद, तो उन्होंने बिल्कुल खुलकर कहा कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनको हम नहीं रोक सकते। और असलियत में सीएम धामी या बीजेपी सरकार हो, कोई भी हो, प्राकृतिक आपदाओं को कोई नहीं रोक सकता। और जो भौगोलिक स्थिति है उत्तराखंड के अंदर इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं और सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्राकृतिक आपदाएं हैं। कभी भी कहीं पर भी भूस्खलन हो जाना, नदी नालों का उफान पर आ जाना और बादल फटने जैसी जो घटनाएं हैं। हालांकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को चेतावनी भी दी जा रही थी कि लोग सुरक्षित स्थान पर रहें और ऐसी जगह ना जाएं जहां पर नदी नाले उफान पर हैं, या फिर जो निचले इलाके हैं। निचले इलाके में सबसे ज़्यादा संभावनाएं खतरे की इसलिए भी बनी रहती हैं क्योंकि निचला इलाका होने की वजह से अगर पहाड़ी क्षेत्रों से जो पानी की धारा है वो अगर बहती है तो सीधी सी बात है कि जो निचले इलाके हैं उनमें पानी बढ़ने का जो खतरा है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। और खतरा इस वजह से भी ज़्यादा बन जाता है क्योंकि अगर वो बसापत का एरिया है या जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर बसा हुआ है या किसी तरह का जो पर्यटक स्थल है वो है, तो इन एरिया में सबसे ज़्यादा खतरा मंडराता रहता है। लेकिन एक बार आपको बता देते हैं हम कि उत्तराखंड की वो बड़ी घटनाएं, जब उत्तराखंड में ऐसी बड़ी घटनाएं हुई तो 10 अगस्त 2002 में टिहरी के बुढ़ाकेदार में भूस्खलन हुआ था। ये एक बड़ी घटना थी। 2 अगस्त 2004 में टिहरी बांध में टनल धंसने से 29 लोगों की मौत हो गई थी। तो वहीं 7 अगस्त 2009 में पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में भी अतिवृष्टि होने से एक बड़ी घटना हुई थी। 17 अगस्त 2010 में बागेश्वर के कपकोट स्कूल में भूस्खलन से 18 बच्चों की मौत हो गई थी। 16 जून 2013 में केदारनाथ में जल प्रलय से हजारों लोगों की मौत हो गई थी, जो एक बड़ी घटना मानी जाती है। पिथौरागढ़ में भी बड़ी घटना हुई। वहीं 2025 में यानी कि आज 5 अगस्त को उत्तरकाशी में बादल फटने से एक बड़ी घटना हुई। 1980 में उत्तरकाशी में भूस्खलन से भारी तबाही देखने को मिली थी। 1991-92 में चमोली के पिंडर घाटी में भी भूस्खलन हुआ था। ये भी एक बड़ी घटना मानी जाती है। 11 अगस्त 1998 में रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में भूस्खलन हुआ, ये भी एक बड़ी घटना थी। और 17 अगस्त 1998 में पिथौरागढ़ के मालपा में भूस्खलन से लगभग 350 लोगों की मौत हो गई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। तो उत्तराखंड के अंदर की वो बड़ी घटनाएं हम आपको बता रहे हैं कि कब कब कुदरत का कहर उत्तराखंड में देखने को मिला। और अब ऐसी ही घटना एक आज देखने को मिली है, जहां पर उत्तरकाशी में बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई और काफी लोग फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। देखिए, अभी तक 70 लोगों को हमारे गांव से, वहां से, उस नगर से निकाला गया है और सभी लोगों को निकालने की कार्रवाई हो रही है। सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचा दिया है। सभी इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं वहां पर सेना और आईटीबीपी और एसडीआरएफ के लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है एक एक व्यक्ति जो उसमें फंसा है उन सबको बाहर निकालना। हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि हम हर प्रकार से, क्योंकि हमको हर वर्ष आपदा का किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ता है। बड़ी आपदाएं यहाँ आती हैं। अभी जैसे बादल फटने के रूप में ये आपदा आई है हरसिल के पास, इससे पहले जो है कहीं लैंडस्लाइड के रूप में आती है, कहीं अतिवृष्टि के रूप में आती है, कभी हिमस्खलन के रूप में आती है। इसलिए हमारा क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम हो, उस पर हमारा पूरा ध्यान रहता है। वही हम कर रहे हैं। लगातार हमने यहाँ पर हर एक विभाग समीक्षा की है कि कौन सा विभाग कितनी तेज गति से लोगों को सहायता कर रहा है। नहीं, कल हमने वहाँ पर स्कूल इत्यादि इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर हमने कहा है कि सभी सेवाएं वहाँ पर जो है सरकारी रूप से को अभी बंद किया जाएगा और जब तक सभी स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक जो है इमरजेंसी सेवाएं वहाँ पर चलेंगी। आप खुद भी दौरा करने वाले? हाँ, मैं 2 दिन वहाँ दौरा करूँगा। मैं कल वहाँ से रहूँगा क्योंकि मौसम जैसा होगा। सेना से भी हमने हेल्प मांगी है कि एमआई हेलीकॉप्टर हमको मिल जाएंगे। कुछ राशन पैकेट इत्यादि हम वहाँ पर लोगों को डालेंगे, ड्रॉप करेंगे और जिन लोगों को रेस्क्यू करना होगा उनको रेस्क्यू करेंगे। एसडीआरएफ के वहाँ से जो लोग लगे हुए हैं उनसे वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि हम लोग सबको सुरक्षित स्थानों पर जो भी मिल रहे हैं उनको निकाल रहे हैं।
तो बैठक के बाद सीएम धामी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो राहत बचाव दल है वो भी वहां पर है और अब लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। जो राहत सामग्री है वो भी हेलीकॉप्टर के द्वारा उन तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।